तो नमस्कार सभी को, स्वागत है इस नए YouTube चैनल में जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक, एकेडमिक में CBSE बोर्ड हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, वहां के सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर दिखाया जाएगा। ठीक, तो आज जो वीडियो बनाई जाएगी वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर शुरू करेंगे और जिसका टॉपिक हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट से उठाएंगे और टॉपिक का नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं वो शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, कहने का मतलब IVC इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक, हिस्ट्री का जो शुरुआत होती है वो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको अगर हम एक साइड में रख दें क्योंकि इसके हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसके स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर शुरू करा जाता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करा जाता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, टॉपिक को ध्यान समझना है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट होता है, ठीक, तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर ये जो भी हम कंटेंट इसमें बनाएंगे वो जो है बेसिक से हाई लेवल तक रहेगा। कहने का मतलब है जो पहली बार भी इसको पढ़ रहा है उसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से जो है इस लेवल को उठाया जाएगा और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो चीजें समझाई जा रही हैं पॉइंट टू पॉइंट उसे नोट भी करना है। ठीक, ताकि जितने हैंड रिटन नोट्स बनेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इसलिए शुरू करते हैं इसको, तो बेसिक से उठाते हैं इसको। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिनी जाती है। अगर विश्व की प्राचीन सबसे ग्रामीण सभ्यताओं की बात करें तो ग्रामीण सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता आपकी देखने को मिलेगी? मेसोपोटामिया। एक सभ्यता देखने को मिलती है मेसोपोटामिया। इस सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जहां नगरीय सभ्यता की बात आ जाएगी वहां कौन सी सभ्यता हमारी शुरू हो जाएगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक से मैं आपको ले चलता हूं। ठीक, शुरू करते हैं कहानी को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत मानी गई है, जो टाइम पीरियड इसका माना गया है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, इसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहा जाता है। ठीक, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में चलने वाली इस सभ्यता को बोला गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों ये डाटा आपको हर बुक में अलग अलग मिलता है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ भी नहीं है। ठीक, एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक, कि इतने साल पहले ऐसी चीज हुई होगी, एक सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। इसलिए इसका टाइम पीरियड हर बुक में चेंज मिलेगा। कहीं 2400 से 1700 देखने को मिलेगा, कहीं 2300 से 1700 देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम एक डाटा को लेकर चलते हैं कि 2350 से 1750 के बीच में जो सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही है। ठीक, ये क्यों? पहले एक चीज समझते हैं कि ये चीज हम निकालते कैसे हैं। तो एक प्रोसेस सुनी होगी, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। ठीक है, या इसको कार्बन डेटिंग प्रणाली भी सुनी होगी। इसी की वजह से पता लगाया जाता है कि ये चीज कितने साल पुरानी है या ये सभ्यता कितने साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग कभी और समझा देंगे, फिलहाल इसको शॉर्ट में एक चीज समझना है। मान लो कोई पत्थर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, ये पृथ्वी पर रखा हुआ है, धरती में रखा हुआ है। ठीक, तो इसमें कैसे अणु आने शुरू हो जाते हैं? नाइट्रोजन के पार्टिकल्स इसमें आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये नाइट्रोजन के पार्टिकल आपके सूर्य के प्रकाश
यानी कि सनलाइट से रिएक्शन करते हैं, सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये एक पार्टिकल्स बना देते हैं जिसको आप बोलते हो C14। ये C14 ही इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? कार्बन डेटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पत्थर है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसको ओपन रखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं, और जब इसकी क्रिया सूर्य के प्रकाश से होती है तो ये बन जाता है आपका कार्बन 14। और यही आपका बताता है क्या? कार्बन डेटिंग। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी कहने का मतलब होता है कि जो अपने आप को नुकसान करता है या अपने आप को खुद से ही खत्म करने में लगा हुआ था, जैसे लोहा है ना, धीरे धीरे जंग लगती है, खुद को ही खत्म कर देता है। ऐसी कार्बन 14 भी एक ऐसा अणु है जो खुद को ही डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन डिस्ट्रॉय कब करना शुरू होता है? जब सूर्य का प्रकाश इस तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि अगर मान लो पत्थर रखा है, अब इसके ऊपर कोई मिट्टी की परत चली गई या हमने इसको जमीन के नीचे दफना दिया, अब दफना दिया तो सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं जाएगा और कार्बन 14 के जितने अणु बने होंगे उतने ही रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसके कितने अणु बने हैं? 20 अणु बन गए थे जब तक ये धरती के ऊपर था। अब धरती के नीचे चला गया तो अब 20 अणु बनेंगे नहीं, अब ये खत्म होंगे। ठीक, तो मान लो जब हमें ये मिला तब इसके कितने अणु रह गए? 10 अणु। फिर हम एक प्रोसेस के थ्रू निकाल लेते हैं कि 20 अणु से 10 अणु होने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो 20 अणु से 10 अणु होने में 100 साल लगते हैं, तो हम कह देंगे कि ये कितने साल पुरानी है? 100 साल पुरानी है। बाकी प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक रहती है, कार्बन डेटिंग हमें नहीं समझना है, बस इतना सा समझना है कि ये जो टाइम पीरियड निकला है ये किस प्रोसेस से निकला है। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से निकला है। कार्बन डेटिंग ज्यादा कुछ नहीं है, बस नाइट्रोजन जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करेगा तो आपका C14 बना देगा। आगे की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम कौन से काल में पढ़ते हैं? तो हम उसको पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल में पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है कि जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं। एक कहने का मतलब है लिखित साक्ष्य होंगे लेकिन उसको पढ़ पाना अभी क्या है हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इसीलिए ऐसे काल को हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी हमें सोर्स मिले हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। इसीलिए इसके बारे में हमें बड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, चित्र टाइप के बने हुए हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लिखित साक्ष्य हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए कौन से काल में रख दिए हमने? आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिए। कुछ नाम सिंधु घाटी सभ्यता के चलते हैं जिन नाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत में जितने भी हमें इसमें नगर देखने को मिले थे, जितने शहर इसमें ढूंढे गए, वो सब के सब किस नदी के आसपास थे? सिंधु नदी के आसपास थे। इसलिए हमने इस जगह की सभ्यता को कह दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है, इसको सरस्वती सभ्यता। ठीक, सरस्वती सभ्यता भी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसके रीजन है। रीजन कहने का मतलब है अब तक जो डाटा हमें मिलता है अप्रोक्स 1500 शहर लगभग हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जिसमें से 500 शहर पाकिस्तान में और 1000 शहर लगभग कहाँ मिले हैं? इंडिया में मिले हैं। 2 शहर कहां पर भी मिले हैं हमें? अफगानिस्तान से भी मिले हैं। यानी कि लगभग 1500 शहर हैं, जिसमें 500 पाकिस्तान से और 1000 हमें इंडिया से मिले हैं। और इन 1500 में से भी ठीक 900 और 1000 के करीब जो शहर हैं वो हमें कहां पर देखने को मिले हैं? तो वो हमें जो सिंधु घाटी है और जो गंगा घाटी है, इसके बगल में एक घाटी और देखने को मिलेगी जिसको आप बोलते हो सरस्वती घाटी। ठीक, इस सरस्वती नदी के आसपास
1000 के आसपास हमें शहर देखने को मिले हैं, इसलिए इसको कैसी सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता। और सरस्वती को ही इतिहास की किताबों में लिखा होगा घग्गर नदी, ठीक है, क्या भी लिखा होगा इसको, घग्गर नदी। कहने का मतलब है घग्गर उस समय पर सरस्वती को ही कहा जाता था, और सरस्वती के आसपास कम से कम 1000 शहर मिलने की वजह से इसको कैसी सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता। तीसरा आपका आ जाता है, जो तीसरा इसका नाम हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, कांस्ययुगीन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। कांस्ययुगीन कहने का मतलब होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इस सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी हमें जो धातुएं मिली हैं या जितने भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं, वो लगभग सब किसके बने हुए हैं, कांसे के बने हुए हैं। कांसा कैसे बनता है, तो जब आप कॉपर में टिन मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, यानी कांसा बन जाता है। जब क्या मिलाया जाएगा, तांबे में टिन को मिलाया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन यहीं पर आएगा कि मनुष्य ने सबसे पहली कौन सी धातु को यूज करना शुरू किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा को यूज करना शुरू किया था। प्राचीन काल में लोहा मत लगा के आना, क्यों नहीं लगा के आना, क्योंकि लोहे के हमें कहीं पर भी कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, और भारत की सभ्यता की शुरुआत ही हम सिंधु घाटी से करते हैं, और यहाँ लोहे का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य जिस धातु को यूज करता होगा वो कॉपर होगी, यानी तांबा होगा। कांसा भी नहीं लगाना है, कांसा इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि कांसा धातु नहीं, कांसा मिश्र धातु है। ध्यान से समझना, कांसा एक मिश्र धातु है, इसलिए जब धातु पूछता है तो प्राचीन समय में जो यूज की जाने वाली चीज थी वो हमारा तांबा थी। तांबे के बहुत सारे ढेर सिंधु घाटी से मिले हैं, लेकिन जो चीजें हमें मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई मिलेंगी, कांसे से। आई बात समझ में। लोहा तो आजकल जो है चलन में आया है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कल कारखाने, है ना। इतिहास की बुकों में 6, 7, 8 की बुकें अगर आप देखो एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी कोर्स भी आपके सामने लाया जाएगा, जिसको एनसीईआरटी कोर्स पढ़ना है अपने जीएस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो एनसीईआरटी सिलेबस भी शुरू किया जाएगा, जहां आप डिटेल में बेसिक से एक क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे। ठीक, तो उन्हीं एनसीईआरटी में आप एक शब्द देखने को मिलता है, कल कारखाने। कल कारखाने का मतलब सुना होगा, कल कारखानों का जो निकलता हुआ धुआं है ना। कल यानी होता है लोहा, कल यानी क्या होता है, लोहा। ये लोहे के कारखानों को कहा जाता है कल कारखाने। और कई किताबें बताती हैं कलयुग का नाम भी क्या है, एक लौह युग जो आने वाला है। मान्यताएं अलग अलग हैं, फिलहाल में जो रेफरेंस हिस्ट्री की बुकों में दिया जाता है मैं वही आपको बता रहा हूं कि कल का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। और लोहे के कारखानों को ही आप क्या कहते थे, कल कारखाने। जो बाद में चलन में आए हैं, यानी पहले के टाइम पर लोहा किसी भी तरीके की धातु के रूप में नहीं देखा गया। ठीक, तांबा हमें मिलता है जो सबसे पहले यूज किया जाने वाला पदार्थ था, और कांसा नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि कांसा धातु नहीं, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 इसके इंपॉर्टेंट नाम है। एक इंपॉर्टेंट नाम और देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। तो इसका चौथा नाम हमें क्या भी देखने को मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे रीजन यही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला शहर ढूंढा गया था वो शहर हमारा हड़प्पा शहर था, इसलिए इसको कैसी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, इसके 4 नाम हो गए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब क्या क्या है एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरुआत में जो पहला शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने शहर शुरुआत में ढूंढे गए वो सिंधु नदी के आसपास थे। और सरस्वती सभ्यता या घग्गर सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने शहर अब तक मिले हैं सबसे ज्यादा शहर कौन सी रिवर के आसपास मिले हैं,
सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। और कांस्य युगीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं वो सब कांसे से बनी हुई प्राप्त हुई हैं। और पहले हम कह सकते हैं कि कांसे को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और धातु के रूप में किसको बोलेंगे, तांबे को। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनकर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर कौन कौन सी सभ्यताएं विश्व में चल रही थी, ठीक, कि जिस समय पर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसके समकालीन भी क्या कोई सभ्यता थी, या ये सिर्फ उस समय पर चलाई जाने वाली आखिरी सभ्यता थी, या उस समय की इकलौती सभ्यता थी। कहने का मतलब है टाइम पीरियड आपने लिखा था 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक, यानी कि आज से 4500 साल पहले, 2000 तो ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद 2300 और पीछे जाना है, ठीक, तो लगभग 4500 साल पहले क्या केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही थी या और सभ्यताएं भी थी? थोड़ा सा इसको गौर फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि कई किताबें बताती हैं मेसोपोटामिया जो मिस्र में चलने, मिस्र तो एक अलग सभ्यता के रूप में जानी गई है, ठीक, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसी से विकास हुआ है किस चीज का, सिंधु घाटी का। कई जगहों पर लिखा है जो विसरण पद्धति होती है ना, इस विसरण पद्धति से विकास हुआ है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। विसरण बोले तो विसरण का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक अगरबत्ती जलाई जाती है और अगरबत्ती का धुआं फिर धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग जगहों पर फैल जाता है, तो धुआं विसरण करता है। इसीलिए पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता आई और मेसोपोटामिया के ही लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया और एक नई सभ्यता बना दी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों इसको विरोधाभास में माना जाता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट। ये भारत है और भारत में चलने वाली सभ्यता है अभी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहीं पर आपको देखने को मिलेगी एक और सभ्यता जो समय की समकालीन है, ठीक, तो इस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। क्या नाम है इसका, मेसोपोटामिया सभ्यता। किस नदी घाटी के आसपास की सभ्यता भी बोलते हैं इसको, टिग्रिस और यूफ्रेटस। क्या नाम है इसका, टिग्रिस और यूफ्रेटस वैली, या इसको घाटी बोल लो, वैली बोल लो, है ना। तो इन दो नदियों के आसपास या संगम पर जो सभ्यता चलती थी वो मेसोपोटामिया की, टिग्रिस, यूफ्रेटस, सुमेरियन भी इसी को बोला जाता है। और यहीं पर चलती थी आपकी एक और सभ्यता जिसको आप बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। और ये मिस्र की सभ्यता किस नदी के आसपास चलती थी, तो ये नील नदी के आसपास का क्षेत्र है। चाइना में, चीन में चले जाएंगे तो एक सभ्यता यहां भी चलती थी जिस सभ्यता का नाम था हुआंग हो वैली सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता। कहने का मतलब है कि जिस समय पर भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो पूरे विश्व में समकालीन इतनी सभ्यताएं चलती थी, जिसमें एक सभ्यता आपको मेसोपोटामिया की देखने को मिलेगी जो टिग्रिस, यूफ्रेटस, ये नदियों के नाम हैं। इन नदी घाटी के आसपास चलने वाली सभ्यता को टिग्रिस, यूफ्रेटस, या कई किताबें इसको कौन सी नदी भी मानती हैं, सुमेरियन नदी। तो सुमेरियन नदी के आसपास भी जो सभ्यता चलती थी वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और यही जस्ट इसके पड़ोस में एक सभ्यता और चलती थी, मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के पास चलती थी। तभी कई किताबें इन दोनों को एक ही बताती हैं, जबकि दोनों अलग अलग सभ्यताओं के रूप में गिनी जाती हैं। और तीसरी चाइना में चलती थी वांग हो सभ्यता, ये भी एक नदी का नाम है और नदी के आसपास जो सभ्यता बनी है उसी को इस सभ्यता के रूप में गिना गया है। तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया, जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब पूरे विश्व में इतनी सभ्यताएं चल रही थी, तो कौन सी सभ्यता नहीं चल रही थी जो पेपर में हर बार आएगा, तो वो थी आपकी रोमन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता। जो रोमन सभ्यता थी ये उस समय पर नहीं थी, ये बाद में उसके आती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता आपके भारत में चल रही थी तो रोमन सभ्यता का अस्तित्व नहीं था। तो मेरे हिसाब से एक बेसिक सा क्वेश्चन
आपका क्लियर हो गया होगा। भागना नहीं है, बेसिक से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो रोमन सभ्यता नहीं हुआ करती थी उस समय पर, जितनी सभ्यता मैंने ये बोर्ड पर लिखी हैं ये सभ्यताएं उस समय पर हुआ करती थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर से क्लियर हो गया। रही बात विसरण पद्धति, जो मैं आपको बता रहा था कि मेसोपोटामिया से ही विकास माना गया है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पहले मैं विकास के जो पैमाने हैं वो बता देता हूं। इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी 2-2.5 हजार साल पहले कौन सी सभ्यता आ गई थी, मेसोपोटामिया, यानी आज से हम कह सकते हैं कि 5.5-6 हजार साल पहले, ठीक। और उसके बाद कौन सी सभ्यता आई, सिंधु घाटी। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी और ये सभ्यता क्या थी, ग्रामीण। क्या किसी ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता का जन्म हो सकता है, तो नहीं हो सकता। कई इतिहासकार इसको गलत मानते हैं। जो सही मानते हैं कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, वो किस बेसिस पर मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मोहर यहां से मिली है मेसोपोटामिया से और जो मोहर आपकी भारत से मिली हुई है, ये दोनों बिल्कुल क्या हैं, सेम हैं, दोनों समान हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पकी हुई ईंटें मिली हैं और मेसोपोटामिया से भी कैसी ईंटें मिली हुई हैं, पकी हुई ईंटें। तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि दोनों जगह पकी हुई ईंटें मिलती थी, दोनों जगह मोहर मिलती थी, इसीलिए मेसोपोटामिया पहले आई थी। तो मेसोपोटामिया से किसका विकास हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि व्यापार भी तो एक माध्यम हो सकता है। इस पर क्यों नहीं नजर गई, क्योंकि आप पुरानी किताबों को देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण का जो मेन रीजन था, वो व्यापार ही बना था। लोग ट्रेड करके, व्यापार करके अपने एक कल्चर को दूसरे कंट्री में ले जाते थे, दूसरी जगह के कंट्री में जाते थे, उसके कल्चर को अडॉप्ट करके, उसके रिलीजन को अडॉप्ट करके अपने यहाँ लाते थे। तो हो सकता है, क्योंकि हमें प्रमाण तो मिले हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार भी होता था, और हो सकता है कि व्यापार की वजह से ये मोहरें एक दूसरे के देश में गई हों, ये पकी हुई ईंटें एक दूसरे की तरफ गई हों, है ना। लिखा तो है, लेकिन मैंने कहा ना, वो भाव चित्रात्मक लिपि है। मेसोपोटामिया की कील नुमा लिपि है। कील नुमा कहने का मतलब कील बना दिए ये, और वो इसको क्या लिखा है नहीं पता चलेगा, ठीक। भाव चित्रात्मक है, ड्राइंग बनाकर चले गए हैं, तो समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। बस अंदाजे के बेसिस पर चलता है कि मेसोपोटामिया से ही विकास हुआ है। रीजन बताए गए कि पकी हुई ईंटें दोनों जगह हैं, मोहरें सेम हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका मेन कारण व्यापार भी तो हो सकता है। और जो इसको गलत मानते हैं उनका यही कहना है कि व्यापार एक बहुत इंपॉर्टेंट उस समय पर केंद्र था ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। अमेरिका को आप देख सकते हैं, जब तक यूरोप के लोग वहां नहीं जाते तो अमेरिका का विकास हमें नहीं देखने को मिलता। ये विश्व इतिहास का एक चैप्टर है, उसमें इसको समझाया जाएगा। तो कहने का मतलब शॉर्ट में इतना समझना है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी का सभ्यता का विकास हुआ है। इसको हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते, हम मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, 50% राइट 50% रॉन्ग। अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, एक ग्रामीण सभ्यता एक नगरीय सभ्यता को जन्म नहीं दे सकती। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम देख लो कितना बढ़िया था, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ सड़कें समकोण पर काटती हैं और यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो हो सकता है कि ये लोग आए बाहर से हों, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया की ही सभ्यता से किसका विकास हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो मेरे हिसाब से अब तक इतना समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहना क्या चाहती है, ठीक। क्या इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब शुरुआत करते हैं, कैसे हमें पता चला कि जमीन के नीचे भी एक सभ्यता हो सकती है। एक कुछ साक्ष्य हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में मिल सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। साल था 1826। साल कौन सा था, 1826। एक आदमी का नाम है चार्ल्स मिशन। क्या नाम है इसका,
चार्ल्स मेसन। इस चार्ल्स मेसन को सबसे पहले जिस सभ्यता के साक्ष्य मिले थे वही सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश हुकूमत ने इस चीज पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है वो हमारी सभ्यता के बारे में इतना सर्च नहीं करना चाहते हो, तो इनकी बातों को उस समय पर नहीं माना गया और जो चीजें इनको मिल रही थी उस टाइम पर उस पर आगे रिसर्च नहीं हुई। ठीक, तो पहला जो प्रमाण देखने को मिलता है, कई किताबें आपको बताएंगी, 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा भी वो प्रमाण देखने को मिलता है। अगला 1853, 1853। ठीक, 1853 में लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का नाम सुना होगा। ये लॉर्ड डलहौजी जो आदमी था ये भारत के निर्माण में लगा हुआ था, आधुनिक भारत का निर्माता इसको कहते हैं। ठीक, ट्रेन चलाई जानी थी, क्वेश्चन भी आप पढ़ के आओगे, भारत में चलने वाली पहली ट्रेन 1853 है ना, मुंबई से थाने। तो कहने का मतलब है 1853 में जब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, कराची से लाहौर, जब कराची से लाहौर की तरफ रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे तो उस जमीन के नीचे से कुछ अवशेष मिलना शुरू हुए थे, कुछ कंकाल मिलने शुरू हुए, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ईंटें पुरानी जो बताती थी कि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो है। और ये सब प्रमाण हमें किस आदमी ने ढूंढ कर दिखाए थे, तो इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम, या इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। वन लाइनर क्वेश्चन ग्रुप सी के एग्जाम में बन जाता है कि भारत में पुरातत्व, पुरातत्व होता है जमीन के नीचे से चीजों को ढूंढना, उस पर सर्वे करना, ये पुरातत्व विभाग का काम होता है। और भारतीय पुरातत्व का जनक हम अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि इसने सबसे पहले बहुत प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ बोला था कि इस कराची से लाहौर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें मिल रही हैं। लेकिन उस समय की फिर ब्रिटिश हुकूमत ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और इन चीजों को वहीं पर क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, इन पर आगे सुनवाई नहीं की गई। तो साल आ गया 1905, बंगाल का विभाजन भी यही साल रहेगा और एक वॉइसरॉय आपके यहां पर आया हुआ था। वॉइसरॉय का नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है इसका, लॉर्ड कर्जन। पैशन पूछेंगे इसका, तो पैशन इसका आर्कियोलॉजी ही रहा है, एक पुरातत्वविद के रूप में भी कर्जन को माना जाता है। और बोला गया है कि लॉर्ड कर्जन को जब पता चला कि कनिंघम कुछ ऐसी बातें कहकर गया था जो उस समय पर नहीं सुनी गई, तो कनिंघम की बातों को या उसकी चार्ल्स मेसन की चीजों को दोबारा स्थापित करने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिस विभाग का नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में बोला जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आजकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ठीक, और इसी को बनाने वाले एक आदमी का नाम हमें मिलता है लॉर्ड कर्जन, जो कब बनाया गया 1905 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ASI बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसने सबसे पहले पता लगाया कि हाँ इसके नीचे कुछ सभ्यता है, जिसको आप कैसी सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो बंगाल विभाजन के बाद इस कर्जन को बुला लिया गया था, इसलिए ये डायरेक्टर जो है इस ASI का खुद नहीं बना था, एक आदमी को बना के गया था जिसका नाम था जॉन मार्शल। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला निर्देशक, पहला डायरेक्टर आपका कौन था, जॉन मार्शल। और इस जॉन मार्शल ने ही दो लोगों की टीम बनाई थी। पहली टीम को लीड कर रहे थे दयाराम साहनी और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे राखलदास बनर्जी। ठीक, इसको RD बनर्जी भी बोला जाता है। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो लोगों की टीमें बनाई गई,
एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी कि जाओ ढूंढो कराची से लाहौर के बीच में ये क्या चीजें हमें जमीन से मिल रही हैं। तो टीमों ने अच्छा काम किया, सफलता मिली। सफलता किसको मिली? सबसे पहले तो दयाराम साहनी को मिली 1921 में, जो पहला शहर इनके द्वारा ढूंढा गया। इन शहर का नाम था हड़प्पा, और हड़प्पा की ढूंढने की वजह से ही इसका एक नाम क्या भी मिलता है, हड़प्पा सभ्यता, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो करजन बनाकर गया था, जिसके डायरेक्टर जॉन मार्शल थे, जिसने 2 लोगों की टीम बनाई, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उसमें से दयाराम साहनी को सफलता मिलती है 1921 में, और कौन सा शहर ढूंढ निकालते हैं? हड़प्पा। और 1922 और इसमें राखलदास बनर्जी को भी सफलता मिलती है, और ये जिस शहर को ढूंढ कर निकालते हैं इसका नाम है मोहनजोदड़ो। यानी कि जो बातें चार्ल्स मैसन कहकर गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम कहकर गया था, वो कहीं ना कहीं सच हो रही थी। हो ना हो जमीन के नीचे कुछ सभ्यता या किसी तरीके की सभ्यता मिलनी रह गई थी, जो 2 जगहों पर खुदाई की गई तो दोनों जगहों से मिली थी। अब हौसला बढ़ता है, आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी सभ्यताएं ढूंढी गई, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल पहली सभ्यता जो मिली 1921 में, हड़प्पा सभ्यता, जो दयाराम साहनी ने ढूंढी। 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो आपकी राखलदास बनर्जी ने ढूंढी। अब इसमें क्या मिला और कौन सी सभ्यताएं मिली, आगे विनाश कैसे हुआ? विनाश हुआ कि समाप्त हुई? क्योंकि विनाश होने का मतलब अलग होता है, समाप्त होना अलग होता है। तो इस सब को अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखना है। उम्मीद है कि जितना अभी तक पढ़ा है वो सब क्लियर है। नोट्स बनाते रहिए, है ना, नोट्स बनाते रहेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। कोशिश किया जा रहा है कॉन्सेप्ट सरल हो, बेसिक से उठाया जा रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, तो इसके आगे कहानी कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।